आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट विल बी प्लांट क्वारंटाइन। हमारी जो सीरीज चल रही है दैट इज डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल में हमने अभी तक देखा सीड सर्टिफिकेशन हमने कंप्लीट किया, तो इसी का दूसरा टॉपिक जो है प्लांट क्वारंटाइन। ये प्लांट क्वारंटाइन होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, जितने भी एस्पेक्ट्स इसके रिलेटेड है वो हम देखने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। पहले प्लांट क्वारंटाइन को डिफाइन करेंगे, ये क्या है। ये जो प्लांट क्वारंटाइन है पीक्यू, हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, जहाँ पे भी यूज़ करेंगे पीक्यू। ये एक रेगुलेटरी प्रैक्टिस है, गवर्नमेंट लेवल पे होती है। रेगुलेटरी प्रैक्टिस गवर्नमेंट लेवल पे होती है। क्यों होती है ये प्रैक्टिस? आपने देखा होगा फॉरेन मुल्कों से, जो फॉरेन मुल्क है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे सीड है या कोई प्लांट है, ठीक। तो इन प्लांट्स के साथ साथ बहुत सारे डिजीजेस रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे पेस्ट्स रिलेटेड होते हैं। इनके साथ साथ पेस्ट्स होते हैं। अगर आपको रिसेंट एक एग्जांपल याद होगी, जो एफिड इन्फेक्शन आया था कश्मीर में, या जो अभी भी है एफिड्स, बहुत ही डैमेज किया था क्रॉप्स को। तो वो बिलीव किया जाता है कि वो इटली से या जहाँ से भी ये एचडीपी प्लांट्स आए हैं उन जगहों से ये डिजीज़ आई है। तो प्लांट क्वारंटाइन इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए है। ये एक मेथड है जो गवर्नमेंट लेवल पे होता है, जिसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम प्रिवेंट करें। किस चीज़ को प्रिवेंट करना है? ठीक, स्प्रेड ऑफ हार्मफुल इन्फेक्शन, स्प्रेड ऑफ हार्मफुल इन्फेक्शन या हार्मफुल पेस्ट्स, ठीक, या डिजीज जो फैल रही है, इन चीज़ों को स्प्रेड होने से बचाना है। या जो बाकी इन्वेजिव स्पीशीज़ है, इन्वेजिव स्पीशीज़ या जो भी है जो हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं, इनको बचाना है। या जो हमारी लोकल डाइवर्सिटी है, लोकल डाइवर्सिटी जो है इसको बचाना है। लोकल डाइवर्सिटी या एनवायरनमेंट की बात करें, इसको बचाना है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले मॉनिटरिंग होती है, एक स्टेप है मॉनिटरिंग, देखा जाता है प्रॉपरली, इंस्पेक्ट किया जाता है इस चीज़ को। और उसके बाद क्या होता है, इंस्पेक्शन के बाद जो एनफोर्समेंट मेजर्स होते हैं, जो भी मेजर्स हमें उठाने पड़ते हैं ताकि इस समस्या जो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इस चीज़ को दूर करना है, एनफोर्समेंट मेजर्स, ताकि उसकी वजह से जो है हमारे प्लांट जो है वो सेफ गार्ड हो जाए, वो सुरक्षित रहे, सेफ गार्ड प्लांट्स। ये चीज़ें कब होती है? ये चीज़ें तब होती है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हो। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी हाई डेंसिटी प्लांट्स की, इंटरनेशनल ट्रेड, वहाँ पे कोई डिजीज हुई होगी, फिर वहाँ से यहाँ प्लांट आ गया, उसको पहले इंस्पेक्ट ही नहीं किया गया, उसके पास जो पेस्ट उसके साथ रिलेटेड थे वो आ सकते, या किसी और स्टेट से या डोमेस्टिक ट्रेड से भी हो सकता है। इन चीज़ों के ज़रिए से पेस्ट्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, जिनकी वजह से हमारे प्लांट्स को डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए प्लांट क्वारंटाइन आता है, ताकि जो हमारे ये प्लांट्स है इनको हम बचाए, हमारे प्लांट्स को बचाए किन से? जो ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है या फॉरेन पैथोजेनस वगैरह जो भी है उनसे बचाए जाए। हम अगर सिंपल में देखेंगे इस प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्लांट क्वारंटाइन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिंपली एक तो प्रिवेंट करना है। किस चीज़ को प्रिवेंट करना है? इंट्रोडक्शन, किसी चीज़ का इंट्रोड्यूस करना है। किस चीज़ का इंट्रोड्यूस हो सकता है जिसको हमें प्रिवेंट करना है? जो एग्जॉटिक पेस्ट्स है, एग्जॉटिक पेस्ट्स, जो फॉरेन पेस्ट्स है, एग्जॉटिक पेस्ट्स या जो फॉरेन डिजीजेस है, इन चीज़ों को बचाना है। जो फॉरेन ट्रीज़ को लगी हुई है, फिर हम वही ट्रीज़ यहाँ पे कर रहे हैं क्रॉप, तो इन चीज़ों से बचना है हमें। दूसरा, अगर डिजीज़ होती है हमारे प्लांट्स को, तो उसकी वजह से हमारी जो फूड है उसकी सिक्योरिटी हो सकती है, तो इस चीज़ को भी हमें बचाना है, फूड सिक्योरिटी हमें देनी है। तीसरा, हमारा जो ट्रेड है, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड है, इसको फैसिलिटेट करना है, सेफ ट्रेड करना है हमें, सेफ ट्रेड करना है हमें, ताकि ट्रेड रिलेशनशिप प्रॉपरली मेंटेन रहे। और जो हमारी लोकल डाइवर्सिटी है, जब फॉरेन पैथोजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा वो इसको डैमेज कर सकता है, तो इसीलिए हम क्वारंटाइन मेजर्स अप्लाई करते हैं, ताकि हमारी जो लोकल नेटिव बायोडाइवर्सिटी है इसको भी प्रिजर्व किया जाए।
ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे ये कुछ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें फुलफिल करने हैं। प्लांट क्वारंटाइन में प्रोसीजर्स क्या है? प्लांट क्वारंटाइन प्रोसीजर्स, क्या प्रोसीजर है प्लांट क्वारंटाइन में? प्लांट क्वारंटाइन का हमें मेन ऑब्जेक्टिव जो है डिजीज़ को रोकना है, पेस्ट्स को रोकना है। पहला प्रोसीजर क्या है? प्री इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट्स। प्री इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट्स। प्री इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आता है? तो इसमें प्री इम्पोर्ट में क्या आता है इम्पोर्ट करने से पहले? तो पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो परमिट होना चाहिए आपको, गवर्नमेंट से परमिट होना चाहिए, ठीक, ताकि जो ये आप प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट जो भी आपको इंपोर्ट करना है, इसके लिए आपको परमिट होने चाहिए गवर्नमेंट से, क्योंकि वो परमिट तभी देंगे जब ये डिजीज़ फ्री होगा या बाकी बाकी चीज़ें जो भी इसके रिलेटेड है। दूसरा, जो भी आप कमोडिटी इंपोर्ट कर रहे हो उसका ऑरिजिन या इसके साथ साथ उसका यूज़ क्या है, इंटेंडेड यूज़, किस चीज़ के लिए वो यूज़ करना है। और तीसरा, जो इस पर्टिकुलर मुल्क के इंपोर्टिंग मुल्क के क्या होंगे, फाइटोसैनिटरी मेजर्स उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। तो 3 रिक्वायरमेंट्स, प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट, इसका परमिट, ऑरिजिन और इसका यूज़ क्या है, और कंट्री के जो फाइटोसैनिटरी मेजर्स होंगे वो प्रॉपरली होने चाहिए। फाइटोसैनिटरी मेजर्स में क्या आते हैं? इसमें वो सारे मेजर्स आते हैं जो हमें, वो सारे मेथड्स आते हैं जो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं ताकि जो पेस्ट या बाकी डिजीज़ है इनको प्रिवेंट किया जाए। और इसको रेगुलेट कौन करता है? इसके जो इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं वो होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो WTO है, उसने इसका फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है। ये तो था प्री इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या है इसमें? इंस्पेक्शन एट पॉइंट्स ऑफ एंट्री। इंस्पेक्शन एट पॉइंट्स ऑफ एंट्री पॉइंट्स पे इंस्पेक्शन, क्योंकि जब भी आप ट्रेड करते हो आउटसाइड या इनसाइड मुल्क लाते हो तो पहले बॉर्डर्स पे वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं वहाँ पे इसका चेक किया जाता है। तो इसके लिए क्वारंटाइन सेंटर्स होते हैं। ये क्वारंटाइन सेंटर्स मेनली कहाँ पे लोकेट होते हैं? क्योंकि जब ट्रेड होता है तो वो समंदर से होता है या एयरपोर्ट से होता है या बॉर्डर से होता है, तो ये होते हैं लोकेटेड कहाँ पे? या होंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, या जो आपके सी पोर्ट्स है, अगर समंदरी आ रहा है तो सी पोर्ट्स, या अगर लैंड के ज़रिए से तो लैंड बॉर्डर जो है वहाँ पे ये क्या होते हैं, ये इंस्पेक्शन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे। इसके बाद इनके पास वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, किनके पास, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होगा, सी पोर्ट पे होगा या कहीं पे भी, ठीक। और उनके साथ साथ वो सारे ट्रेनड पर्सनल्स होते हैं, और ट्रेनड पर्सनल्स भी होते हैं। और इसके साथ साथ जो भी टूल्स आपको चाहिए, डायग्नोस्टिक टूल्स है, वो सारे टूल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं या साथ में होते हैं, जो इस चीज़ को चेक कर सकता है, ठीक। और किस लिए होते हैं? ये जो प्लांट मटेरियल आपको मिला है या इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, प्लांट मटेरियल जो है उसमें कोई विजिबल पेस्ट का साइन तो नहीं है या किसी डिजीज का साइन तो नहीं है, या पेस्ट का साइन तो नहीं है। ये चीज़ें पहले। इसके बाद और इसके साथ साथ इसकी जो पैकेजिंग अब है, पैकेजिंग जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पैकेजिंग होनी चाहिए, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं ISPM 15 फॉर वुड पैकेजिंग। ISPM 15 फॉर वुड पैकेजिंग। ये ISPM क्या होता है? इट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फाइटोसैनिटरी मेजर्स नंबर 15। और ये एक ऐसा मेजर है जिसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है,
जो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग। तीसरा स्टेप जो इसमें है दैट इज ट्रीटमेंट मेजर्स या ट्रीटमेंट प्रोसीजर। अब आपने देखा बॉर्डर्स पे, सी पोर्ट्स पे, ठीक, उसके बाद आपने डायग्नोसिस किया प्रॉपर तरीकों से। ट्रीटमेंट में पहला आता है फ्यूमिगेशन। तो फ्यूम्स की फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जब केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है, वेपर फॉर्म में या फाइन गैसियस फॉर्म में, उनको वो हम बोलते हैं फ्यूमिगेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है, ठीक, किस लिए, अगर कोई पेस्ट है तो उस पेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए केमिकल का स्प्रे किया जाता है। जैसे कॉमनली केमिकल एक है मिथाइल ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। अगर केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे तो इसके अलावा और एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड हीटिंग। कंट्रोल्ड, ज़्यादा भी हीट नहीं करनी है कि प्लांट मटेरियल ही डैमेज हो जाए, कंट्रोल्ड हीटिंग, ताकि खाली जो पेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। पेस्ट को ख़त्म करना है, कंट्रोल्ड हीटिंग करनी है। इसके साथ साथ और एक मेथड है इरेडिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है, उसको हम रेडिएशन का यूज़ करते हैं ताकि जो पेस्ट है वो स्टेरलाइज हो जाए। उसके बाद तो उसका इन्फेक्शन फैल ही नहीं सकता है। नेक्स्ट मेथड जो है या नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज क्वारंटाइन पीरियड। क्वारंटाइन पीरियड, इस क्वारंटाइन पीरियड में क्या होता है, जिन चीज़ों में हाई रिस्क होता है, पेस्ट्स का हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क मटेरियल जो होते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है। आपको कोविड में पता ही होगा क्वारंटाइन का मतलब क्या है, उनको आइसोलेशन में लिया जाता है ताकि वहाँ पे इनकी ऑब्जर्वेशन हो जाए, और जो बाकी टेस्टिंग जो है उनके लिए, जैसे आपको भी पता है अगर ये कोविड में कोई चाइना से आता था तो उसको प्रॉपरली टेस्ट, अगर बाकी किसी छोटे स्टेट से या टाउन से आता जहाँ पे इसका ख़तरा ज़्यादा नहीं था तो उसको ज़्यादा केयर नहीं किया जाता था, लेकिन जिसको ज़्यादा हमें लगता था फॉरेन से आया है तो उसकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पे भी हाई रिस्क मटेरियल जो है उनको आइसोलेट किया जाता है फर्दर टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट जो इसके बाद है, सीड्स की बात की जाए, जो सीड्स इंपोर्ट हम करते हैं, आम तौर पर उनमें लेटेंट इन्फेक्शंस होते हैं या लेटेंट, ताकि सीड जो इंपोर्ट हो जाए अगर उसमें कोई लेटेंट इन्फेक्शन होगा। ये लेटेंट इन्फेक्शंस क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि चाहे बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से या किसी और पैरासाइट की वजह से होस्ट के अंदर बीमारी होती है, लेकिन कुछ टाइम तक ये लेटेंट रहता है, कोई साइन नहीं दिखाता है। इसलिए जब आप सीड को क्वारंटाइन में देखोगे तब तक प्रॉपरली हमें क्या पता चलता है, इसका जो डॉर्मेंसी पीरियड जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हमें पता चलता है क्या कोई इन्फेक्शन इस सीड में है या नहीं है। और पांचवा स्टेप क्या है इसमें, दैट इज फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन। जब आपने बॉर्डर स्पेस, सी पोर्ट स्पेस को पहले पकड़ा, उसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद इसको केमिकल से यूज़ करना है, या उसके बाद आपने क्वारंटाइन इसको किया, तो लास्ट स्टेप से पहले एक और स्टेप आता है दैट इज़ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन। ठीक, जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती है, जो चीज़ों को एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या करती है, वो ये पीसी फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू करती है। ठीक, इससे क्या होता है, जो इंपोर्टिंग कंट्री होती है, जिस कंट्री को ये लेना है, अगर यूएसए से आ रहा है इंडिया को तो यूएसए है एक्सपोर्टिंग कंट्री, इंडिया है इंपोर्टिंग कंट्री। तो वो इंपोर्टिंग कंट्री के हिसाब से, जो इंपोर्टिंग कंट्री ने अपने रिक्वायरमेंट्स रखी है, किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, अगर वो सारी चीज़ें आपका मटेरियल फुलफिल करता है तो वो एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू करता है उस प्रोडक्ट के साथ साथ।
फिर इस सर्टिफिकेशन से क्या होता है, जब सर्टिफिकेशन मिलती है, सर्टिफिकेट मिलती है, इससे इंश्योर होता है, एक भरोसा बैठ जाता है, ये प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट जो है, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट जो भी है, ये क्या है, इट इज़ फ्री ऑफ डिजीज, फ्री ऑफ डिजीज, ये डिजीज से फ्री है। तब जो इसकी इंपोर्टिंग कंट्री है वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के इस चीज़ को यूज़ में ला सकती है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन, पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन। इस पोस्ट एंट्री, अब तो अपने मुल्क ने इसको दिया, सर्टिफिकेट दी, अब दूसरे मुल्क तक जब ये पहुंचेगी, ठीक, तो ये पहला वहाँ पे चेकिंग होती है, फर्दर इंस्पेक्शन वहाँ पे होती है, पहली चेकिंग वहाँ पे होती है जिस कंट्री में ये आनी है, इंस्पेक्शन होती है, फिर से वहाँ पे इस चीज़ की टेस्टिंग होती है जब ये कंट्री के अंदर एंटर होता है। कुछ आपको पता है कुछ ऐसे पेस्ट्स होते हैं जिनको टाइम लगता है सिम्टम दिखाने के लिए। वहाँ से यहाँ तक अगर इसको 10 दिन लगे हैं या 20 दिन लगे हैं, तो फिर से अगर यूएसए से अब ये आया है इंडिया तक, यूएसए ने इसको पीसी तो दे दी, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट तो दे दी, क्योंकि उस वक्त जो पेस्ट थे कोई सिम्टम नहीं दिखा रहा था या बाकी चीज़ें जो एज पर रूल थी। लेकिन अब इतना टाइम हो गया, 20 दिन हो गए या 30 दिन, जब ये मटेरियल यहाँ पे पहुँचा, 20 दिनों में जो पेस्ट है वो कोई सिम्टम दिखा सकता है, तो फर्दर इस चीज़ की देख रेख की जाती है, क्या कोई सिम्टम तो यहाँ पे इसने नहीं दिखाया है, क्या कोई डिजीज़ यहाँ पे नमूदार तो नहीं हुई है। क्वारंटाइन सेंटर्स की बात की जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स, तो इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट लाइन, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वैसे ये हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे हमारी बॉडी को पैथोजन से बचाने के लिए हमारा पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, तो यहाँ पे जो इन्वेजिव स्पीशीज़ है, इन्वेजिव स्पीशीज़ को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ क्या बोलते हैं इसको, डिफेंस है। नेक्स्ट जो है, ये हमें डिटेलड इंस्पेक्शन देता है या डिटेलड इंफॉर्मेशन देता है, डिटेलड इंस्पेक्शन, डिटेलड इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट, क्वारंटाइन सेंटर्स का रोल क्या है या इनके बारे में। क्वारंटाइन सेंटर्स में क्या होता है, यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज होती है, लेबॉर्ट्रीज होती है किसके लिए, पेस्ट्स के लिए या डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, सॉरी DIA, डायग्नोज करने के लिए यहाँ पे लेबॉर्ट्री होती है। उसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर्स में ट्रीटमेंट एरिया भी होते हैं, ट्रीटमेंट एरिया भी होते हैं, चाहे आपको फ्यूमिगेशन चाहिए, फ्यूम्स की फॉर्म में केमिकल को स्प्रे करना है, या इरेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में, तो ये चीज़ें भी होती है। तो क्वारंटाइन सेंटर में और एक चीज़ होती है आइसोलेशन जोन्स, आइसोलेशन जोन्स, अगर आपके पास हाई रिस्क मटेरियल है तो उनके लिए आइसोलेशन जोन है, आइसोलेशन जोन फॉर हाई रिस्क मटेरियल्स, हाई रिस्क मटेरियल जो है उनके लिए क्या है, आइसोलेशन जोन्स भी होते हैं इन क्वारंटाइन सेंटर्स के पास। कुछ एग्जांपल्स की बात करें, क्वारंटाइन सेंटर एग्जांपल्स की बात की जाए इंडिया की, तो एक अच्छा सा क्वारंटाइन सेंटर है जिसको हम बोलते हैं नेशनल प्लांट, नेशनल प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन, नेशनल प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन, जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और इंटरनेशनल किसी की बात की जाए, इट इज़ मियामी प्लांट, मियामी प्लांट इंस्पेक्शन स्टेशन, मियामी प्लांट इंस्पेक्शन स्टेशन, ये कहाँ पे है, ये USA में है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और एजेंसीज की बात की जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो पहला एक है इंटरनेशनल प्लांट, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ते हैं
IPPC, बहुत बार आपने लिख के होगा देखा होगा। ये क्या काम करता है, ये देखता है किस चीज़ को, ओवरसीज ग्लोबल फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, जो फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स है इनको ओवरसी करता है। ठीक, किसके ज़रिए से, इस ISPMS के ज़रिए से, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फाइटोसैनिटरी मेजर्स। इसकी एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखी है, जैसे ISPM जो है, ISPM 15 जो वुड पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी जो इंटरनेशनल बॉडी है दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है, ये प्रमोट करता है ट्रेड एग्रीमेंट, ये प्रमोट करता है ट्रेड एग्रीमेंट। वो किसके तहत होने चाहिए, वो होने चाहिए, अलाइन होने चाहिए किसके ज़रिए से, किसके तहत, किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, फाइटोसैनिटरी मेजर्स के तहत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो इन चीज़ों को प्रमोट करती है, लेकिन एज पर फाइटोसैनिटरी मेजर्स। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं NPPOs। ये क्या करती है, ये इम्प्लीमेंट करती है किस चीज़ को, इम्प्लीमेंट प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशंस। ये इम्प्लीमेंट करती है प्लांट क्वारंटाइन रिलेशंस को, जैसे USDA APHIS, ये USA में एक बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इंडिया की बात की जाए इट इज़ DPPQS, जो क्वारंटाइन मेजर्स बनाती है। DPPQS का मतलब क्या होता है, DPPQS का मतलब होता है डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन इंडिया। ये कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और एजेंसीज है, जैसे इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जो रेगुलेट करती है क्वारंटाइन रेगुलेशंस को। अब ये जो क्वारंटाइन प्रोसेस जो है, अगर स्टार्ट से फिनिश तक, थोड़ा सा स्टार्ट टू फिनिश, ये कैसे ये प्रोसेस होती है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश प्रोसेस देखेंगे। पहले एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन में, चाहे इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स हो, वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं और प्रोडक्ट की डिटेल, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट की डिटेल, उसका सोर्स और उसकी डेस्टिनेशन, किधर को ये पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। दूसरा स्टेप क्या होता है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। अब इस प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन में क्या होता है, एक्सपोर्टिंग कंट्री जो होती है, एक्सपोर्टिंग कंट्री इंस्पेक्ट करता है इस मटेरियल को और देखता है कि एज पर रिक्वायर्ड है या नहीं है, इंस्पेक्ट करता है इस मटेरियल को, एज पर रिक्वायरमेंट मेजर्स है या नहीं है। तीसरा, अराइवल एट एंट्री पॉइंट। तो आपको पता ही, जब ये एंट्री पॉइंट पे पहुंच जाएगी, अगर यहाँ से निकली है A से तो B तक जाना है, A से पहले क्या हुआ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई, शिपमेंट होने से पहले इसको चेक किया गया, अब ये एंट्री पॉइंट तक पहुंच गया। तो आपको पता है, हमने अभी इसमें देखा, वहाँ पे इंस्पेक्शन होगी, वहाँ पे इसकी सैम्पलिंग होगी, वहाँ पे इसको क्वारंटाइन सेंटर्स में लिया जाएगा।
उसके बाद ट्रीटमेंट एंड आइसोलेशन, ट्रीटमेंट एंड आइसोलेशन, फ्यूमिगेशन की जाएगी या इरेडिएशन की जाएगी, और अगर हाई रिस्क है तो उसको आइसोलेशन में लिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फर्दर होगा इसको रिलीज़ किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। अगर कोई पेस्ट वगैरह नहीं है, सारी चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी तो इसको रिलीज़ किया जाएगा, अगर है तो इसको रिजेक्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट जो है दैट इज़ पोस्ट एंट्री मॉनिटरिंग, पोस्ट एंट्री मॉनिटरिंग। अब अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक रही तब भी इसको एंट्री मॉनिटर फिर से किया जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी मेंशन देखा कुछ प्लांट पेस्ट्स होते हैं जो कुछ टाइम तक डॉर्मेंट रहते हैं, ताकि उसका जो डॉर्मेंसी पीरियड है वो ख़त्म हो जाए। अगर उसके बाद ये कोई डिजीज़ करता है तो इस पीरियड में उस चीज़ को भी देखा जाता है। अगर यहाँ पे देखेंगे टेक्नोलॉजी का रोल, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है किस में, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्लांट क्वारंटाइन, प्लांट क्वारंटाइन में टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्लांट क्वारंटाइन, प्लांट क्वारंटाइन में टेक्नोलॉजी का रोल क्या है। पहला है एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स, कुछ एडवांस्ड टूल्स है हमारे पास जिसके ज़रिए से हम पैथोजन्स वगैरह का जल्दी से पता लगा सकते हैं, जैसे पीसीआर है और डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग। तो इन चीज़ों की वजह से हम जल्दी पता चलता है कि पेस्ट के बारे में। या इसके अलावा कुछ और चीज़ें आती हैं जिसको हम बोलते हैं एलिसा किट्स, इसकी वजह से भी हमें बैक्टीरिया पैथोजन वगैरह के बारे में जल्दी से पता चलता है। दूसरा एक और टेक्नोलॉजी है जो हम इसमें यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिजिटल सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, डिजिटल सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। डिजिटल सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग में अगर आप देखोगे रिमोट सेंसिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जो है, तो ये क्या करते हैं, अगर किसी जगह पे या सिंपली ये मैप आउट करते हैं किसको, पेस्ट्स को, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मैप्स का यूज़ करके, अगर किसी पेस्ट का आउटब्रेक और उसकी रिस्क असेसमेंट में ये मदद करता है। आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपने देखी होगी दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक बड़ा सा चीज़ है ये हिस्टोरिकल डेटा, खुद ब खुद हिस्टोरिकल डेटा बिहेवियर बाकी जो भी चीज़ है इसको खुद ब खुद एनालाइज करता है। अगर इमेज कुछ भी इस तरह की इमेज रिकग्नाइजेशन को या कोई भी थोड़ी भी जानकारी इसको वहाँ से मिले तो ये प्रॉपरली आपको इंफॉर्मेशन देता है कि रिस्क कितना है या कोई पेस्ट प्रेजेंट है या नहीं है। चौथी आती है ब्लॉकचेन फॉर ट्रेसेबिलिटी। ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी रहती है। ये ट्रैक करता है ऑरिजिन कहाँ से है, हैंडल कैसे किया गया प्लांट मटेरियल को, तो ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर आती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि रिस्क है या नहीं है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ऑटोमेटेड ट्रीटमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड ट्रीटमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड ट्रीटमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको पता ही है हम रोबोटिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक, या जो बाकी ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसकी वजह से हम चाहे ये खुद ब खुद मटेरियल उसको फ्यूमिगेशन देते हैं या रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन वगैरह क्रिएट करते हैं ताकि खुद ब खुद कोई अगर पैथोजन होगा भी पेस्ट होगा भी वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मोबाइल एप्लीकेशंस,
मोबाइल एप्लीकेशंस। ये मोबाइल एप्लीकेशंस की आजकल खासियत क्या है, रियल टाइम डेटा देता है ये, रियल टाइम डाटा, ताकि जो ऑफिसर और जो ट्रेडर है वो रियल टाइम डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। वरना डाटा मिलता था हमें तब तक बहुत देर हुई होती है, अगर तब तक कोई पैथोजन भी होगा उसने अटैक भी किया होता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, रियल टाइम डाटा ऑफिसर से ट्रेडर तक मिल जाता है। तो इसकी वजह से अगर कोई भी दिक्कत होगी वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाती है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ डिजिटल फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते ई फाइटो। इसका मतलब होता है डिजिटल फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट होती है जिसमें टाइम वगैरह या बाकी बाकी जो भी चीज़ें होती हैं इसके रिलेटेड, इस क्रॉप के रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है या कोई मसला है तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई होती है। अब थोड़ा बहुत इन क्वारंटाइन एक्टर्स की बात की जाए, ये जो इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए थोड़ी बहुत। जो इंटरनेशनल क्वारंटाइन एफर्ट्स, इंटरनेशनल क्वारंटाइन एफर्ट्स हम इंडिया में देखेंगे कब से ये एफर्ट्स आए या इंटरनेशनली कैसे आए। ये जो क्वारंटाइन इफेक्ट आया ग्लोबल ग्लोबल मार्केट में, ये तब आया था जब एक डिजीज़ हुई थी दैट्स कॉल्ड एज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का जो लेट ब्लाइट डिजीज़ हुई थी तब ये आया था। और इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं आईपीपीसी, आईपीपीसी ने इसको अडॉप्ट किया कब, 1951 में। 1951 में इसको अडॉप्ट किया। तो पहले कब ये कंसेप्ट आया, जब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हुआ था जिसको कॉज करता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और इंडिया की बात की जाए, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इस चीज़ का ज़्यादा खतरा रहा कि बाकी पैथोजन्स भी एंटर कर सकते हैं। तो एक एक्ट आया जिसका हम नाम लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट जो है 1914 में आया। तो पहला प्लांट क्वारंटाइन एक्ट था ये इंडिया की हिस्ट्री में। तो इसका पर्पज़ क्या था, थोड़ा यहाँ पे इंडिया का एक्ट है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको फर्दर देखें। इसका पर्पज़ क्या था, इसका पर्पज़ ये था कि जो एंट्री किन की है, पेस्ट्स की है या डिजीज़ की है, किसके ज़रिए से, इंपोर्ट के ज़रिए से इसको रोकना है, स्टॉप करना है इसको। या जो भी प्लांट मटेरियल है जिसको डिजीज़ कैरी होगा उसको रोकना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेजर्स है ये। नेक्स्ट एक और एक्ट इसमें आया था दैट वाज प्लांट क्वारंटाइन, प्लांट क्वारंटाइन या रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ, रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट इनटू इंडिया, रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया। ये ऑर्डर कब आया था, ये ऑर्डर आया था 2003 में। और किसके अंडर ये दिया गया था ये ऑर्डर, ये ऑर्डर दिया गया था डीआईपी एक्ट जो है, डीआईपी एक्ट है जिसको हम डिजीज इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट बोलते हैं। डीआईपी एक्ट 1914 के तहत ये दिया गया था एक ऑर्डर। इसका पर्पस भी क्या था, इसका पर्पस भी था जो इम्पोर्टेड प्लांट मटेरियल है उसके इंपोर्ट को प्रॉपरली मॉनिटर करना, अगर डिजीजेड प्लांट्स है या बाकी चीज़ें उन चीज़ों को रोकना है। और इसमें क्या था, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसमें एक लिस्ट था। लिस्ट में क्या था, प्रोहिबिटेड कौन से प्लांट्स, प्रोहिबिटेड प्लांट्स कौन से प्लांट्स या प्लांट मटेरियल्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट नहीं किए जा सकते हैं। और इसके तहत एस्टेब्लिश किए गए प्लांट क्वारंटाइन सेंटर्स, प्लांट क्वारंटाइन सेंटर्स। उसके बाद और एक एक्ट आया था, तीसरा एक्ट, जिसको हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968।
इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। तो इसमें भी क्या था, इसमें हमें प्रिवेंट करना था जो हार्मफुल पेस्टिसाइड जो है, क्वारंटाइन ऑपरेशंस के दौरान इनका यूज़ रोकना है, ठीक। और प्रॉपरली, या हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर यूज़ या सेफली यूज़ इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना है ड्यूरिंग क्वारंटाइन। नेक्स्ट एक और एक्ट था, दैट वाज APEDA, एपीडा एक्ट। एपीडा एक्ट कब आया था? एपीडा एक्ट 1985 में। एपीडा एक्ट का मतलब क्या होता है? एपीडा एक्ट का मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक्ट आया था 1985 में। तो इसमें क्या था, पर्पज़ क्या थी इसकी? ये रेगुलेट करता था एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, और ये खास ख्याल रखता था जो फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स है, अकॉर्डिंग टू फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स जो भी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का होना चाहिए वो। और ये कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ? NPPO, दैट इज नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एक एक्ट जो है, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्पज़ क्या था इसका? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना किससे प्रोटेक्ट करना? इन्वेजिव पेस्ट्स और डिजीजेस से। इन्वेजिव पेस्ट्स और डिजीजेस, इनसे एनवायरमेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना था। इसी वजह से क्या होता था, जो एलियन स्पीशीज होती थी, एक्सपोर्ट्स के ज़रिए से, इंपोर्ट्स के ज़रिए से उनको रोका जा सकता था। इंडिया में कुछ प्लांट क्वारंटाइन सेंटर्स की बात की जाए, जो प्लांट क्वारंटाइन सेंटर्स कहाँ पे है इंडिया में, कुछ मेजर उसमें है। पहला है दिल्ली। दिल्ली तो इसमें इसके इर्द गिर्द कोई समंदर नहीं है, तो जो IGI एयरपोर्ट है, IGI एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे। मुंबई की बात की जाए, वहाँ पे दो है, एक तो है शहर एयरपोर्ट, उसके साथ साथ JNPT है। चेन्नई की बात की जाए, समंदरी इलाका है, तो वहाँ पे सी वाला भी है और एयर टर्मिनल भी है, और उसके साथ साथ कोलकाता में भी है।